हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएस के क्लासेस। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है एक अभ्यास प्रश्न पत्र जिसका कि सेट क्रमांक 1 हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसका पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड कर दिया गया था जिसमें कि सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर कर दिया गया। जैसा कि आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का एग्ज़ाम है वो 9 दिसंबर से शुरू होने वाला है और उसमें जो आपका फर्स्ट पेपर है वो फिजिक्स का होगा। तो ये फर्स्ट पेपर के लिए आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उनके हिसाब से ये प्रैक्टिस पेपर तैयार किया गया है और इसको यदि आप पूरा सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाली है। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस हैं 2 नंबर के वो कौन से और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए। इस वीडियो में मैं आपको सारे आंसर्स भी बताने वाली हूँ। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 जो है वो कहता है कि एक समान तथा परवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम इसका उत्तर देख लेते हैं। ये रहा इसका उत्तर। यहाँ पे एक समान त्वरण की परिभाषा दी गई है और यहाँ पे परिवर्ती त्वरण। यदि पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके अथवा में पूछा गया सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखना है। क्योंकि ये 2 अंकीय प्रश्न है तो हम इसमें 2 अंक के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो त्रिभुज नियम है उसको बता देंगे और एक यहाँ पे डायग्राम बना देंगे। तो ये रहा यहाँ पे सदिशों का जो योग संबंधी त्रिभुज नियम था वो। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये रहा इसका डायग्राम। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो फॉर्मूला है वो भी आपको लिख देना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। जड़त्व से आप क्या समझते हैं? अर्थात इसकी आपको परिभाषा देना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको जड़त्व की परिभाषा और उसके साथ साथ यहाँ पे विराम अवस्था का जो जड़त्व है और गति का जड़त्व, दोनों ही जड़त्व के जो प्रकार हैं वहाँ पे आपको इनकी परिभाषा भी देखने को मिलेगी। तो इसको भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 सदिशों के सदिश गुणा यानी कि क्रॉस जो गुणनफल है उसके कोई 2 गुण लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पे 2 यहाँ गुण आपको लिखे हुए हैं। इनको अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिए। इससे जुड़ी कुछ और बातें इनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 कहता है कि जी यानी कि स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। उसके अथवा में प्रश्न दिया हुआ है तापीय प्रसार क्या है। तो ये दोनों प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक और साथ में गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों में अंतर दिया गया है। तो यहाँ पे कुल मिला के 6 अंतर है। इनमें से आप कोई भी 4 अंतर अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद फिर है तापीय प्रसार किसे कहते हैं। तो 3 लाइन का ये उत्तर है। इसको अच्छे से पढ़ के समझ के याद कर लीजिए। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। वीन का विस्थापन नियम लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो अथवा में है वो है विमीय विश्लेषण का उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे 4 उपयोग दिए गए हैं जो अति महत्वपूर्ण है। इनको अच्छे से आप समझ के पढ़ लीजिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया है आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपेक्षिक वेग की आपको परिभाषा लिखना है। उसके अथवा में है कोणीय वेग किसे कहते हैं। तो दोनों ही प्रकार के जो वेग हैं उनके बारे में इनकी परिभाषा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये रहा यहाँ पे आपकी आपेक्षिक वेग की परिभाषा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कोणीय वेग। तो यहाँ पे कोणीय वेग को समझाया गया है, साथ में इसका यहाँ पे मात्रक भी दिया गया है। तो रेडियन प्रति सेकंड इसका मात्रक है। इसको भी ध्यान में रखिए क्योंकि ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में खाली स्थान में या फिर सही विकल्प में पूछा जा सकता है।
अब उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पे। प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया है, एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा आपके सामने इसका उत्तर। एक न्यूटन बल की यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, तो इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिए और साथ में इसका मात्रक आप अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो मात्रक है इसका वो है, अर्थात कि किसका मात्रक है। तो ये जो है वो बल का मात्रक है और ये ज़रूर आपसे पूछा जाता है, तो ये इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। अब उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। इसका जो अथवा है वो क्या है, वो है गतिक घर्षण के प्रकार बताइए। तो ये यहाँ पे 4 प्रकार का होता है और ये रहा इसका उत्तर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये रहा यहाँ पे उसका उत्तर। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, साथ में इसका सूत्र, मात्रक, सब कुछ यहाँ दिया गया है। इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए। इसका जो अथवा है वो है, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये रहा यहाँ पे इसका उत्तर। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में ये है संबंध। फिर है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया है कि मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में आपको यहाँ पे अंतर बताना है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ये रहे 3 अंतर, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में, तो इनको भी अच्छे से आप याद कर लीजिए। अब उसके बाद इसका अथवा है। अथवा में क्या पूछा गया है, अथवा में पूछा गया है यहाँ पे कि शक्ति की परिभाषा आपको लिखना है, साथ में इसका मात्रक लिखना है और इसका विमीय सूत्र भी लिखना है। ये आपका अंतिम 2 अंकीय प्रश्न है, इसके बाद आपके 3 अंक के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। तो ये रही शक्ति की परिभाषा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसका विमीय सूत्र और मात्रक। तो ये रहा इसका विमीय सूत्र, ये देखिए ये दिया गया है ml² t-3। उसके बाद यहाँ पे शक्ति का जो मात्रक है वो देख लेंगे, तो वो जूल पर सेकेंड और उसको बोला जाता है वॉट। तो ये मात्रक और विमीय सूत्र दोनों हो गए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 कहता है कि प्रत्यास्थ व सुघट्ट पदार्थ दोनों में आपको अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। ये है प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, ठीक है। तो ये रहा अंतर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है पास्कल का नियम लिखिए। तो यहाँ पे पास्कल का नियम लिखना है, जरूरी नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे परिभाषा और एक चित्र बना सकते हैं। तो ये पास्कल का नियम हो गया, ये इसका डायग्राम है, ये बना दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा गया है कि श्यानता गुणांक की परिभाषा लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर। यहाँ पे श्यानता गुणांक की परिभाषा लिखी हुई है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। फिर इसका जो अथवा है वो है, बर्नौली का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बर्नौली का जो प्रमेय है वो दिया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर आगे यहाँ पे आपका जो डायग्राम है जो आपको यहाँ बनाना है वो है, तो इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न क्रमांक 16, वायुयान किस सिद्धांत पर एवं किस प्रकार कार्य करता है स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है कि वायुयान जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है और साथ में किस प्रकार, तो इसको यहाँ पे पूरा समझाया गया है और साथ में उसका उदाहरण भी है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ये समझाया गया है, फिर उसके बाद यहाँ इसका चित्र भी है, तो इसका चित्र जो है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद इसका अथवा है। अथवा में पूछा गया है केशिकीय उन्नयन किसे कहते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर। उसके बाद इसका मैं आप एक डायग्राम बना सकते हैं इस प्रकार का, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में क्या पूछा गया है कि संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये रहा इसका उत्तर। 3 अंतर है, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है ये जो अथवा है 17 का, वो है कहता है कि एक समान त्वरित गति में एक्स टी ग्राफ खींचकर गति के समीकरण को प्राप्त कीजिए। ये जो प्रश्न है वो गति के तृतीय समीकरण के लिए बनता है, तो यहाँ पे हम पहले ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद फिर नीचे इसको सिद्ध करते हुए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद सेकंड वाला ये ले लीजिए। फिर यहाँ पे जब सूत्र में यहाँ मान रखने के बाद यहाँ अंतिम में आपका गति का तृतीय समीकरण जो है वो सिद्ध हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में बोला गया है कि प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप्य के लिए उड्डयन काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए आपको सूत्र ज्ञात करना है या सूत्र की स्थापना करना है। तो ये देखिए प्रक्षेप्य गति के लिए जब आप व्यंजक ज्ञात करेंगे तो पहले आपको यहाँ थ्योरी लिखना होगी। उसके बाद ये डायग्राम, ठीक है, फिर उसके बाद डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद उड्डयन काल और फिर उसके आगे यहाँ पे सूत्र की स्थापना उड्डयन काल के लिए। फिर उसके बाद क्षैतिज परास के लिए ये यहाँ पे नीचे तक आपको कर लेना है। उसके बाद फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये रही वृत्तीय गति की परिभाषा। यहाँ आपको ये डायग्राम बना देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे व्यंजक की स्थापना जो की जाएगी, तो ये रहा इसका व्यंजक। एक बार में यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद अब ले लीजिए। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नीचे जो है वी स्क्वायर अपॉन आर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए अपॉन आर है नीचे। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा गया है कि क्षेत्रीय प्रसार से क्या तात्पर्य है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा, सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर। क्षेत्रीय प्रसार के बारे में बताया गया है, फिर इसका गुणांक, यहाँ पे मात्रक और सूत्र दिया गया है। तो देखिए मात्रक और सूत्र के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। यहाँ पे मात्रक आपको क्लियरली और सूत्र यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। परिभाषा के लिए ये ऊपर से आप पढ़ सकते हैं और साथ में यहाँ पे मात्रक और सूत्र के लिए ये वाला आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न है, इसका जो अथवा है वो है समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर लिखिए। ये आपका 4 अंकीय प्रश्न है, इसलिए आपको कम से कम 4 अंतर इसमें अच्छे से लिख देना है। जब आप 4 अंक अंतर यहाँ लिखेंगे तब आपको यहाँ पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अंतिम जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में पूछा गया है रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध यहाँ पे स्थापित करना है। तो ये देखिए पहले आपको यहाँ पे एक घन बना देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मान लेना है कि उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, और उसके बाद फिर यहाँ पे सूत्र में मान रखना है। फिर उसके पश्चात इसको हल करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और फिर हल करने के बाद अंतिम में यहाँ पे आ जाएगा कि ये इसके 3 गुना यहाँ पे इसका मान आएगा। अर्थात कि यहाँ पे जो आयतन प्रसार गुणांक है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए रेखीय प्रसार गुणांक में जब 3 का गुणा हो रहा है तब आयतन प्रसार गुणांक के ये बराबर आ रहा है। तो ये इनके बीच का संबंध है। उसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर, और ये इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर निम्नलिखित की आपको व्याख्या करना है, जिसमें कि पहले नंबर पर समतापी प्रक्रम, दूसरा रुद्धोष्म प्रक्रम और तीसरा चक्रीय प्रक्रम। तो इन तीनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये रहा समतापी प्रक्रम। उसके बाद फिर आगे है यहाँ ये रुद्धोष्म प्रक्रम और चक्रीय
प्रक्रम। तो एक एक करके ले लीजिए। ये है रुद्धोष्म प्रक्रम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये है चक्रीय प्रक्रम। तो यहाँ पे आपका जो मॉडल पेपर था 11th क्लास का फिजिक्स का, तो वो यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसके मॉडल पेपर के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।